So hi everyone, this is Akshansh Garg. तो वेलकम टू दिस कॉन्सेप्ट बाय सीरीज। एजेंट के अंदर बहुत लोगों को तकलीफ थी कि हर चैप्टर में एजेंट है, सप्लाई में, वैल्यूएशन में, रजिस्ट्रेशन में बहुत जगह एजेंट आ रहा था। कभी कोई डेल क्रिटर एजेंट होता है, कभी कोई प्योर एजेंट होता है, कभी कोई नॉर्मल एजेंट होता है, कभी कोई सोल सेलिंग एजेंट होता है, तो कंफ्यूज हो जाते थे। तो आई ट्राइड कि हाँ कि भाई 15 मिनट के अंदर मैं आपको एक पूरा समअप करके दे दूं जितना भी एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग वीडियो डू लाइक दिस एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट बाइट आपके एग्जाम तक आएंगे, सो दैट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले सप्लाई चैप्टर के अंदर एजेंट आता है जो कि शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट होता है। अभी शेड्यूल 1 सुनते ही मेरे दिमाग में एक चीज आती है, विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 के अंदर 4 पैराग्राफ होते थे, 4 पैरा 1 2 3 4, वो विदाउट कंसिडरेशन होता था, फिर भी उसको सप्लाई मान लेते थे। उसी में से एक है शेड्यूल 1 पैरा 3। इसके अंदर क्या बोलता है कि देखो, अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को सामान देता है और एजेंट सामान आगे कस्टमर को देता है, एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस बना के आगे सामान कस्टमर को देता है, तो जो सामान प्रिंसिपल एजेंट को देता है ना फ्री में, उसी को डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं, जैसे मान के चलो 1 नवंबर को प्रिंसिपल ने सामान दिया एजेंट को। ठीक है, प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला भाई तू इसको बिकवा दे। अभी एजेंट ने 10 नवंबर को लेट्स सपोज कोई कस्टमर ढूंढा और कस्टमर को ये सामान बेच दिया, लेकिन एजेंट ने क्या किया, खुद के नाम पे इनवॉइस बनाया और आगे ये सामान दे दिया खुद के नाम पे। ठीक है, अभी जब खुद के नाम पे एजेंट ने इनवॉइस बनाया तो ये ट्रांजैक्शन एजेंट और कस्टमर के बीच में माना जाएगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन एजेंट और कस्टमर के बीच में हो गया। तो ये माना जाएगा कि भाई एजेंट का माल कस्टमर को बिक गया। पर पॉइंट ये, प्रिंसिपल कह रहा है भाई माल तो मेरा था, सामान तो मेरा था। ठीक है, प्रिंसिपल कह रहा है ऑन रिकॉर्ड तो मेरा सामान बिका ही नहीं, एक्चुअल में मेरा सामान बेच दिया उस एजेंट ने, लेकिन ऑन रिकॉर्ड क्या होगा। तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि देखो, जो सामान प्रिंसिपल ने एजेंट को फ्री में विदाउट कंसिडरेशन 1 नवंबर को दिया था ना, उसी को हम डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं। डीम्ड सप्लाई मान लेने से क्या होगा, अब ये माना जाएगा कि भाई प्रिंसिपल ने सामान एजेंट को बेच दिया, एजेंट ने सामान कस्टमर को बेच दिया, तो पूरा ट्रांजैक्शन ट्रेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी प्रिंसिपल ने भले इसको फ्री में दिया हो विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन फिर भी इसको सप्लाई मान लेंगे, और जो कि शेड्यूल 1 पैरा 3 के अंदर फॉल करेगा। अभी एजेंट ने सामान कस्टमर को बेचा होगा, पर अब ये वाला जो एजेंट है ना, शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट, इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सेक्शन नंबर 24 के अंदर। जीएसटी के अंदर जो सेक्शन नंबर 24 है आपका रजिस्ट्रेशन वाला, जहां कुछ 12-13 केसेस दे रखे हैं जहां पे आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, उसके अंदर सेक्शन नंबर 24 में लिखा हुआ है एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। वो कौन सा एजेंट है, वो शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने कहा भाई साहब एजेंट, आपको जो भी टर्नओवर है ना आपका, उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, कोई थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज एजेंट ने सामान कस्टमर को 10 लाख रुपीज में बेचा, लेट्स सपोज एजेंट को प्रिंसिपल से 1 लाख रुपए का कमीशन भी मिल गया सामान बिकवाने का, तो 11 लाख रुपीज पे एजेंट क्या देगा, टैक्स भरेगा। साहब सर जी, एजेंट जब पूरा टैक्स भरेगा तो क्या प्रिंसिपल टैक्स नहीं भरेगा क्या? प्रिंसिपल ने तो जो सामान एजेंट को दिया है उसको भी तो आपने सप्लाई बनाया है, तो क्या वो प्रिंसिपल टैक्स नहीं भरेगा? प्रिंसिपल बिल्कुल टैक्स भरेगा, क्योंकि डीम्ड सप्लाई है। अब प्रिंसिपल किस वैल्यू पे टैक्स भरेगा, किस वैल्यू पे प्रिंसिपल टैक्स भरेगा, तो वो वैल्यू डिसाइड होगी रूल नंबर 29। क्योंकि भाई फ्री में सप्लाई किया है, तो अब कैसे माने कि किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा, तो वो वैल्यूएशन चैप्टर का रूल नंबर 29 बताएगा। तो रूल नंबर 29 के अंदर भी जब प्रिंसिपल एजेंट आता है ना, तो यही वाला एजेंट है जो खुद के नाम पे इनवॉइस बना रहा है। अभी रूल नंबर 29 के अंदर क्या लिखा आता था, रूल नंबर 29 के अंदर लिखा आता था कि वैल्यू कैसे निकालनी है, ओपन मार्केट वैल्यू या फिर लाइक काइंड एंड क्वांटिटी, मतलब जो सामान एजेंट अनरिलेटेड कस्टमर को दे रहा है ना, उसका 90%। समझना मेरी बात, जैसे मान के चलो, ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल ने कोई सामान एजेंट को दिया फ्री में, ओके, एजेंट अगर सेम सामान किसी दूसरे पर्सन से लेता है, ठीक है, लेट्स सपोज कोई दूसरा अनरिलेटेड पर्सन है, उससे एजेंट ने सेम सामान लिया, ठीक है, लेट्स सपोज वो एजेंट ने सामान लिया 5 लाख रुपीज में, और एजेंट क्या करता है, जो सामान प्रिंसिपल से लेता है ना, जो सामान ये इनपुट जो खरीदता है एजेंट, उसको मार्केट में सपोज करो एजेंट बेचता है 5.5 लाख रुपीज के अंदर, ठीक है, 5.5 लाख रुपीज के अंदर एजेंट बेचता है सामान। अभी इसका वैल्यू कैसे निकाले, प्रिंसिपल ने एजेंट को जो सामान दिया वो फ्री में दिया, अभी इस चीज का वैल्यू कैसे निकालें, तो वो वैल्यू बताता है वैल्यूएशन का रूल नंबर 29।
तो डिपार्टमेंट बोलता है देखो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, सेम लेवल पे, जिस लेवल पे प्रिंसिपल है ना, जैसे मान के चलो प्रिंसिपल की एक फैक्ट्री है, उससे सामान एजेंट के पास आता है, तो सेम वैसा ही सामान किसी दूसरे की फैक्ट्री से कितने में आता है उसको तो बोलेंगे ओपन मार्केट वैल्यू। और एजेंट जो सामान बाहर किसी अनरिलेटेड कस्टमर को बेच रहा है उसका 90%, क्योंकि माना जाता है कि भाई एजेंट खुद का भी तो प्रॉफिट कमाएगा थोड़ा सा भी, सेम, ये समझ रहे हो, सेम लेवल पे लाने के लिए उसको 90% कर रहे हैं। एजेंट मार्केट में आगे बेच रहा है तो खुद का कुछ प्रॉफिट भी तो कमाएगा, उसका 90%, तो 5.5 लाख का 90%, तो 5.5 लाख का 90% और ओपन मार्केट वैल्यू 5 लाख, विच एवर इज लोअर, जो भी वैल्यू होगी ना वही अपन रूल 29 के हिसाब से वैल्यू मान लेंगे। तो रूल 29 क्या बोलता था वैल्यूएशन चैप्टर का, ओपन मार्केट वैल्यू या फिर 90% ऑफ लाइक काइंड एंड क्वांटिटी, या फिर जो सामान एजेंट आगे कस्टमर को दे रहा है, मतलब 90%। थीम समझ गए ना आप, ठीक है, शब्दों पे मत जाओ, थीम पे जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ। फिर तीसरा था रूल 30 और 31, अगर आप वैल्यूएशन चैप्टर में भी आपको दिखा दूंगा। तो वो वैल्यू कैसे माना जाएगा, वो वैल्यू आपका माना जाएगा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो हमने आपको अभी बताया, ठीक है। अभी सर प्रिंसिपल का जो भी वैल्यू निकल के आएगा रूल 29 के हिसाब से, उस वैल्यू पे प्रिंसिपल जीएसटी पे कर देगा, और जो जीएसटी प्रिंसिपल पे करेगा उस पे एजेंट आईटीसी क्लेम कर लेगा। सिंपल सी बात है भाई, एजेंट को 11 लाख पे टैक्स देना है और एजेंट जो जीएसटी प्रिंसिपल पे करेगा उस पे एजेंट आईटीसी क्लेम कर लेगा। ये चेन चलेगी। अभी थोड़ा और डीप में जा सकते हैं कमीशन वगैरह को लेके, पर जाएंगे नहीं, इतना ही सफिशिएंट रहेगा, ठीक है जी। तो हमने क्या बोला, शेड्यूल 1 पैरा 3 में कौन सा एजेंट फॉल करता है, जो खुद के नाम पे इनवॉइस बना के आगे सामान बेचता है, ठीक है। तो जो सामान प्रिंसिपल ने एजेंट को फ्री में दिया उसको भी हम डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं, इससे एजेंट ओनर हो गया, पूरा ट्रांजैक्शन ट्रेल कंप्लीट हो गया। और प्रिंसिपल जीएसटी केस कैसे देगा, वो वैल्यूएशन के रूल 29 के हिसाब से प्रिंसिपल जीएसटी देगा। इतनी कहानी तो क्लियर है साहब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सर्कुलर और आया था डेल क्रेडिटर एजेंट। अभी डेल क्रेडिटर एजेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। डेल क्रेडिटर एजेंट वो होता है जो प्रिंसिपल के बैड डेट की रिस्क खुद अपने ऊपर ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल कि प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि भाई तू मेरा ये सामान बिकवा दे, एजेंट ने कहा ठीक है सेठ जी बिकवा देंगे। एजेंट ने कस्टमर ढूंढा, प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि भाई अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो जिम्मेदारी तेरी। एजेंट ने कहा ठीक है साहब मेरी जिम्मेदारी। केस नंबर 1 लेके चलते हैं। केस नंबर 1 ये है कि ये जो एजेंट है ना, ये शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट नहीं है। सर शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट नहीं है मतलब ये एजेंट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल के नाम पे ही सामान बेच रहा है, खुद के नाम पे सामान नहीं बेच रहा। जब खुद के नाम पे सामान बेच ही नहीं रहा तो शेड्यूल 1 पैरा 3 में आएगा ही नहीं। तब एजेंट क्या कर रहा है भाई, एजेंट तो कमीशन का पैसा ले रहा है, मालिक के नाम पे सामान बेच रहा है कस्टमर को, कस्टमर और प्रिंसिपल को मिलवा दिया, एजेंट तो सिर्फ कमीशन ले रहा है, ब्रोकरेज ले रहा है, ठीक है जी। और एजेंट इस बात की गारंटी ले रहा है कि अगर गलती से कस्टमर पैसा नहीं दे तो आपको प्रिंसिपल को पैसा मैं दूंगा। इन जनरली डेल क्रेडिटर एजेंट के केस में कमीशन की रेट थोड़ी सी ज्यादा रहती है, तो एजेंट ये जिम्मेदारी भी ले रहा है कि अगर कस्टमर पैसा नहीं दे तो पैसा देने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। अब पर ओरिजिनल ट्रांजेक्शन तो प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में माना जाएगा, एजेंट को तो सिर्फ कमीशन मिला है क्योंकि एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस इशू नहीं कर रहा, तो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में ही माना जाएगा। अभी सपोज करो कस्टमर ने पैसा देने से मना कर दिया, तो प्रिंसिपल तो एजेंट से ले लेगा। अब एजेंट कस्टमर के पास जाएगा और एजेंट कस्टमर को बोलेगा कि साहब जो जितना, लेट्स सपोज इमेजिन करते हैं कि 6 लाख रुपए में प्रिंसिपल ने कस्टमर को सामान बेचा, तो अब एजेंट क्या बोलेगा कस्टमर को कि साहब जो 6 लाख रुपए मैंने दिए अब आप मेरे को दो। कस्टमर कह रहा है मेरे पास तो नहीं है, तो एजेंट क्या बोलेगा कि इस पैसे को एज अ लोन ट्रीट करते हैं, आप मुझे देते रहिएगा प्लस आप मुझे इंटरेस्ट दो, ठीक है। अब कस्टमर एजेंट को इंटरेस्ट भी देगा क्योंकि एजेंट ने इस ट्रांजेक्शन को एज अ लोन ट्रीट करा है, ठीक है। अब इस केस में जो इंटरेस्ट दे रहा है ना कस्टमर एजेंट को, वो जीएसटी में एग्जम्प्ट रहेगा क्योंकि एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर एक एंट्री होती थी इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, वो जीएसटी से एग्जम्प्ट थी। तो इस केस में जो कस्टमर एजेंट को इंटरेस्ट दे रहा है वो क्या है, एग्जम्प्ट है। केस नंबर 2 ये है कि मान के चलो कि एजेंट डेल क्रेडिटर एजेंट तो है पर ये पैरा 1 शेड्यूल 3 वाला एजेंट भी है, उल्टा बोल दिया मैं, शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट भी है, शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट भी है। शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट का मतलब क्या हुआ कि एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस इशू भी कर रहा है, ठीक है जी। अभी क्या हुआ, प्रिंसिपल ने सामान एजेंट को दिया, एजेंट ने सामान कस्टमर को दिया, खुद के नाम पे इनवॉइस बना दिया, ठीक है। और अब ये माना जाएगा कि ओरिजिनल ट्रांजैक्शन एजेंट और कस्टमर के बीच का है अब की बार, तो क्योंकि एजेंट ने खुद के नाम पे इनवॉइस बनाया, तो अब ओरिजिनल ट्रांजैक्शन एजेंट और कस्टमर के बीच में हो गया। और कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो अब एजेंट क्या बोलेगा कि देखो भाई साहब आप मेरे को इंटरेस्ट भी दोगे अब,
अब इस केस में एजेंट को ओरिजिनल ट्रांजैक्शन भी एजेंट और कस्टमर के बीच का है और एक और ट्रांजैक्शन बन गया इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन। तो इस केस में जो इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन है ना वो टैक्सेबल हो जाएगा। वाई? क्योंकि ये माना जाएगा कि देखो ये जो इंटरेस्ट मिला है ना ये ओरिजिनल ट्रांजैक्शन के कारण मिला है, ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बन गया। ये माना जाएगा कि ये ओरिजिनल ट्रांजैक्शन का लेट पेमेंट किया। तो आप याद करो वैल्यूएशन चैप्टर में अगर इंटरेस्ट मिलता था लेट पेमेंट के कारण तो वो भी वैल्यू में ऐड करते थे और उसको एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते थे, फिर उसको एक्सक्लूसिव कन्वर्ट बनाते थे अपन। तो देखो अगर एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है और आगे सप्लाई कर रहा है कस्टमर को सामान और कस्टमर इंटरेस्ट भी दे रहा है तो उस केस में ये इंटरेस्ट कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल ट्रांजैक्शन भी तो एजेंट और कस्टमर के बीच में था। पहले वाले केस में क्यों नहीं बना? क्योंकि पहले वाले केस में तो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में था। तो कंपोजिट सप्लाई तो वो होता है ना जब ओरिजिनल, जो कंपोजिट सप्लाई का देखो कॉन्सेप्ट क्यों आया कि दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई होती है तब कंपोजिट सप्लाई मानते हैं। तो कंपोजिट सप्लाई का मतलब ये होता है कि एक प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन होता है, एक सेकेंडरी ट्रांजैक्शन होता है। तो सेकेंडरी ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए वो कंपोजिट सप्लाई बनते हैं। अभी पहले वाले केस में प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन ही प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में था, जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन था ना वही प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में था। तो जो इंटरेस्ट मिला वो सेकेंडरी कैसे हो सकता है? सेकेंडरी तो तब होगा ना जब प्रिंसिपल भी दो लोगों के बीच में होगा। समझ रहे हो? जब प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन ही प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में था ओरिजिनल ट्रांजैक्शन, तो फिर इंटरेस्ट तो एजेंट और कस्टमर के बीच में था, तो इंटरेस्ट एक सेपरेट ट्रांजैक्शन हो गया उस केस में। तो उस केस में इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है क्योंकि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है। पर इस केस में तो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन भी प्रिंसिपल और सॉरी एजेंट और कस्टमर के बीच में था ओरिजिनल ट्रांजैक्शन। तो जब ओरिजिनल ट्रांजैक्शन ही एजेंट और कस्टमर के बीच में था उसी कारण से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट हो गया। जो आप देख सकते हो डेल किटर एजेंट वाला, देखो इसमें लिखा हुआ है डेल किटर एजेंट इज नॉट एन एजेंट अंडर पैरा 3। मतलब वो शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला अगर एजेंट नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट एक इंडिपेंडेंट सप्लाई है और इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डेल किटर एजेंट क्या है, शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट है, तो उस केस में वो इंटरेस्ट भी इंसिडेंटल सप्लाई है और उस कारण से इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। और शेड्यूल 1 पैरा 3 वाले एजेंट की पहचान क्या है? शेड्यूल 1 पैरा 3 वाले एजेंट की पहचान ये है कि अगर एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस बना रहा है तो फॉल अंडर शेड्यूल 1 पैरा 3, नहीं बना रहा तो डज नॉट फॉल अंडर शेड्यूल 1 पैरा 3। इस बुक में सब दे रखा है, इस बुक को रेफर कर लो, इसके अलावा कुछ देखने की आपको जरूरत नहीं है। बुक्स प्लस क्वेश्चन बैंक मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, समझ में आया तो एक बार लाइक मार दे, पता तो चले कितने लोग समझ पाए। ठीक है, इतनी कहानी आपको क्लियर हुई डेल किटर एजेंट की भी। और तो अभी तक मैं आपको क्या क्या बोला, देखो अभी तक मैं आपको ऐसा बोला कि देखो प्रिंसिपल ने अगर एजेंट को सामान दिया और एजेंट ने खुद के नाम पे आगे बेच दिया तो ये सप्लाई डीम सप्लाई मान ली जाएगी शेड्यूल 1 पैरा 3 के हिसाब से। इसका वैल्यू क्या माने, प्रिंसिपल किस वैल्यू पे जीएसटी देगा, तो रूल 29 के हिसाब से वैल्यू नहीं निकलेगी। ओपन मार्केट वैल्यू 90% जो अनलिटेड कस्टमर को सामान बेचा और रूल 30 और 31 के हिसाब से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। प्रिंसिपल उस वैल्यू पे जीएसटी देगा जो रूल 29 के हिसाब से निकलेगी और एजेंट को उस पर आईटीसी मिल जाएगी। एजेंट किस वैल्यू पे जीएसटी देगा, जो पैसा कस्टमर से मिला और जो कमीशन का पैसा इसको प्रिंसिपल से मिला। ठीक है। डेल किटर एजेंट क्या होता है? डेल किटर एजेंट वो होता है जो बैड डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अगर वो शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट नहीं है तो इंटरेस्ट एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं है। कंपोजिट तो बनता ही तब है जब दो या दो से ज्यादा होते हैं, तो अकेला ही तो हुआ इंटरेस्ट, ओरिजिनल तो प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में था। पर अगर एजेंट शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट है तो ओरिजिनल भी प्रिंसिपल कस्टमर का था, सॉरी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन भी एजेंट और कस्टमर के बीच में था। जब एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है तो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन भी एजेंट और कस्टमर के बीच में था और उसी कारण से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दो ट्रांजैक्शन हो गए, कंपोजिट सप्लाई का पार्ट हो गया, उस केस में इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी कहानी तो अपन ने देख ली, थोड़ा थोड़ा वैल्यूएशन से भी लिंक करा और सप्लाई चैप्टर से। ठीक है जी, अब अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। अगला चैप्टर आ जाता है आपका आरसीएम के अंदर एक एंट्री थी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वाली, वो भी देख लेते हैं। एजेंट शब्द जहां जहां पे एक बार कोशिश करते हैं। एक इंश्योरेंस एजेंट भी होता है। इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है? इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देता है तो इंश्योरेंस कंपनी टैक्स पे करती है आरसीएम में, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। ठीक है। एक होता है इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। देखो बैंकों को बहुत सारे एजेंट सर्विस देते हैं, जैसे होता है ना क्रेडिट कार्ड, पेट्रोल पंप पे, मॉल्स के अंदर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बेच रहे होते हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर सप्लायर इंडिविजुअल है, यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल वर्ड को ही हाईलाइट किया क्योंकि बच्चों को ध्यान रहना चाहिए कि इंडिविजुअल की बात कर रही है, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहे। अगर सप्लायर इंडिविजुअल है, कोई इंसान है, इंडिविजुअल है और वो सर्विस दे रहा है बैंकिंग कंपनी को, एनबीएफसी को, बैंकिंग कंपनी को, एनबीएफसी को अगर वो सर्विस दे रहा है
तो उस केस में आरसीएम में बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी टैक्स पे करेगा। क्रक्स में भी हमने लिख रखा है सप्लायर शुड ओनली बी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल शब्द होना चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब आपका अगला चैप्टर पे आ जाते हैं अपन। एग्जाम्शन के अंदर ऐसा कुछ एजेंट का रोल है नहीं, एग्जाम्शन के अंदर और प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर भी एजेंट का कुछ ऐसा रोल है नहीं। अब अपन आते हैं आपके डायरेक्ट वैल्यू पे आते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर अपन ने एक होता है सोल सेलिंग एजेंट। सोल सेलिंग एजेंट क्या होता है? सोल सेलिंग एजेंट रिलेटेड पर्सन ही माना जाता है, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आता है सोल सेलिंग एजेंट। ये सप्लाई चैप्टर के अंदर जो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है उसके अंदर लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है सोल सेलिंग एजेंट। सोल सेलिंग एजेंट वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो, वो किसी और का काम नहीं करता हो, सिर्फ और सिर्फ आपका, सोल सेलिंग एजेंट, ठीक है। और नॉर्मल एजेंट किसी और का भी काम कर सकता है, ठीक है। तो वो होता है ना कि सर मैं तो उसको रूल 28 वाली एजेंट समझता था, लेकिन वो तो रूल 29 वाली निकली या निकला। वही वाली बात है, सोल सेलिंग एजेंट ओनली योर्स, कंप्लीटली योर्स, और किसी का कोई काम नहीं करती वो या नहीं करता वो, सोल सेलिंग एजेंट कंप्लीटली योर्स, तो उसको बोलेंगे रूल 28 में रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। तो अगर एग्जाम में वर्ड लिखा आ जाए सोल सेलिंग एजेंट, तो आपको रूल 28 के प्रोविजन लगाने हैं। और रूल 29 भी क्या, रूल 28 भी क्या बोलता है? रूल 28 भी देखो कैसे बोलता है, ओपन मार्केट वैल्यू लाइक एंड क्वांटिटी का 90%, रूल 30 और 31। रूल 28 और रूल 29 का इंप्लीकेशन मेजरली सेम ही है, उनके रूल्स दोनों लगभग सेम है। 28 29, 28 गुड्स और सर्विस दोनों पे लगता है, 29 ओनली गुड्स पे लगता है। 29 कौन सा था? जो अभी अपन ने देखा, शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट। ओपन मार्केट वैल्यू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फ्रॉम अनलिमिटेड कस्टमर, रूल 30 और 31। ये मॉड्यूल में एक एग्जांपल दे रखा था, देखो रूल 29 के अंदर क्या बताया अपन ने, सेम वैल्यू कैसे निकालनी है, तो यही एग्जांपल हमने बताया। प्रिंसिपल ने सामान एजेंट को दिया, मॉड्यूल का एग्जांपल है, एजेंट ने मार्केट में 5000 रुपए का बेचा। अनदर इंडिपेंडेंट सप्लायर से एजेंट ने सामान 4500 खरीद का 550 का खरीदा, तो 90% ऑफ 5000 और 4450 विच एवर इज लोअर, तो आंसर आ जाएगा 4500। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, जो 90% करते हैं क्यों करते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है साहब। आगे बढ़, अब अगला जो एजेंट आपका आता है वो आता है रूल नंबर 33, प्योर एजेंट। प्योर एजेंट क्या होता है? देखो रूल नंबर 33 के अंदर वो ऐसा बोलता है कि कोई भी एजेंट जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा हो, पर वो हर काम प्रिंसिपल के प्रिंसिपल उसको ऑथराइज कर रहा है, प्रिंसिपल उसको परमिशन दे रहा है तभी कर रहा है, वो एकदम प्योर है भाई वो। फॉर एग्जाम्पल समझना मेरी बात, मेरे को कोई मशीन इंपोर्ट करवानी है, ठीक है। अभी मैं बिजनेस करता हूं, तो मैंने सोचा कि यार मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट करूं, मशीन पोर्ट पे जाऊं, इंपोर्ट करूं, कस्टम ड्यूटी पे करूं, तो मैंने किसी एजेंट को हायर किया। मैंने उसको बोला कि देखो भाई साहब आपको ये काम करना है, जाना है, मशीन इंपोर्ट करनी है, लोड अनलोड करवा के फैक्ट्री तक वापस लेके आनी है। उसने कहा साहब मैं शाम कर तो दूंगा, मैं आपसे 5 लाख रुपए लूंगा। मैंने कहा देखो 5 लाख तो ले लेना, लेकिन बाकी ईमानदारी बरतना, बाकी आप पैसे खाने की नियत मत रखना, बाकी आप जितना भी कस्टम ड्यूटी लगे, जो भी खर्चा लगे, सबका आप बिल दोगे, मैं आपको ऑथराइज करता हूं, आप मेरे बिहाफ पे खर्चा करो, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा वो एकदम ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, गद्दारी नहीं। उसको बोलते हैं प्योर, एकदम साफ सुथरा, वफादार, प्योर एजेंट, ठीक है। तो प्योर एजेंट की कंडीशंस क्या है कि भाई एजेंट का मालिक के गुड्स पे, प्रिंसिपल के गुड्स पे कोई भी ऐसा इंटेंशन ना हो कि उनको मैं यूज कर लूं या उनका टाइटल ले लूं मैं अपना, कोई गंदी नजर ना हो, कोई गलत इंटेंशन ना हो प्रिंसिपल एजेंट का प्रिंसिपल के गुड्स पे, उसको बोलते हैं प्योर एजेंट। और एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में कि हाँ भाई प्रिंसिपल ने ऑथराइज किया है एजेंट को ऐसा काम करने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्या, प्योर एजेंट बोलते हैं। देख सकते हो आप, ये कंडीशन दे रखी है कि एक्चुअल में ही अमाउंट रिसीव करे एजेंट, ऐसा नहीं कि बीच में से कुछ पैसा खा ले, और कोई गुड्स, कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसका खुद का, यही सब कंडीशन दे रखी है। कुल मिला के एकदम साफ सुथरा प्योर होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। इसका एक क्वेश्चन भी था रॉली पॉली करके, उसको बोलते हैं प्योर एजेंट, ठीक है। तो एजेंट का टर्नओवर क्या माना जाएगा? जो उसको उसको मेहनत का चार्जेस मिले ना, वही उसके प्योर, वही उसका टर्नओवर माना जाएगा, उसी पे एजेंट जीएसटी देगा, प्योर एजेंट वाला। अगर वो उसको कस्टम ड्यूटी का पैसा मिला, भाई ट्रांसपोर्टेशन का पैसा मिला, वो मालिक के बिहाफ पे रियम्बर्समेंट जो मिला वो उस पे वो जीएसटी थोड़ी देगा। भाई मालिक ने पैसा दिया, लो 10 लाख रुपए आप कस्टम डिपार्टमेंट को दे के आओ, तो उस पे एजेंट जीएसटी क्यों देगा? कोई कमाई थोड़ी, उसके टर्नओवर थोड़ी है। एजेंट किस पे जीएसटी देगा? जो उसको मेहनत का पैसा मिला अपना, कि भाई मेरी मेहनताना मेरा ये है, मेरी मेहनत का पैसा ये है, वो उसका टर्नओवर है, उस पे जीएसटी देगा एजेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है साहब, ये तो होगा आपका प्योर एजेंट। प्योर एजेंट, सोल सेलिंग एजेंट, शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट, यहां तक अभी तक क्लियर है। उसके बाद एजेंट कहाँ आता था? रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर आता था, वहां तो अपने देख ही लिया था कि भाई सेक्शन नंबर 24 रजिस्ट्रेशन के अंदर कंपलसरी, जब जिन जिन केसेस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है वहां पे आता था। फिर एक और जगह एजेंट आता था,
एक और जगह एजेंट होता था, वो होता था आपके लायबिलिटी अंडर सर्टेन केसेस चैप्टर के अंदर, सेक्शन नंबर 86 के अंदर होता था, जहां पे ऐसा लिखा होता था कि अगर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, वैसे तो जीएसटी प्रिंसिपल को देना है, लेकिन अगर प्रिंसिपल नहीं देता है तो एजेंट की भी लायबिलिटी बनती है। प्रिंसिपल और एजेंट जॉइंटली एंड सेवरल लायबल होते हैं। प्रिंसिपल एंड एजेंट जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं, दोनों की जिम्मेदारी होती है जीएसटी देने की, अगर प्रिंसिपल नहीं देता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बताइएगा इनकेस अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए तो। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।